नमस्कार, घड़ी में 6 बज गए हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो यानी कि रणक्षेत्र का। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर यूएनएचसीआर की एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में आरक्षण को लेकर शुरू हुई हिंसा में 650 लोगों की मौत हुई है और इसमें 16 जुलाई से 4 अगस्त के बीच करीब 400 लोगों की जान गई है, जबकि 5 से 6 अगस्त के बीच एक हिंसक विरोध प्रदर्शन में 250 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में देश में बिना वजह की हत्याएं हुई है और मनमानी तरीके से गिरफ्तारियां भी हुई है। लोगों को हिरासत में ले जाने की गहन और निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का सुझाव भी दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मरने वालों में प्रदर्शनकारियों के साथ साथ राहगीर, पत्रकार, सुरक्षा बल के कई जवान भी शामिल थे। इसके अलावा हिंसक प्रदर्शन की वजह से हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी और राहगीर घायल भी हुए हैं। रिपोर्ट में बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरोध में हिंसा सहित मानवाधिकार उल्लंघनों पर हिंसा के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की जवाबदेही की आवश्यकता भी बताई गई है। और जिनेवा में शुक्रवार को जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा के समय में प्रतिशोध में की गई हत्याओं की संख्या अभी निर्धारित नहीं हो पाई है। 7 से 11 अगस्त के बीच कई ऐसी मौतें देखने को मिली है जो पहले घायल हुए थे और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और लेकिन जान उनकी नहीं बच पाई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मौतों की संख्या संभवतः कम आंकी गई है क्योंकि हिंसा की वजह से देश में लगे कर्फ्यू और इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण सूचना इकट्ठा करने में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि कई अस्पतालों में हिंसा में मारे गए घायल लोगों की जानकारी देने से मना किया गया था। ऐसे में मौतों का आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है और यह भी कहा गया है कि ऐसे मजबूत संकेत मिल रहे हैं कि हिंसा से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से अनावश्यक और ज्यादा बल का प्रयोग भी किया गया है, इसलिए इसकी स्वतंत्र जांच भी होनी चाहिए। देश में मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां और हिरासत के भी केस मिले हैं। यहां तक कि कुछ लोगों को जबरन गायब भी कर दिया गया था या फिर उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है। इस रिपोर्ट में यह साफ हो जाता है कि बांग्लादेश में हिंसा की आग में अल्पसंख्यक यानी कि हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि विपक्षियों को बांग्लादेश में ऐसे कुवह की भी नजर नहीं आया है। राहुल गांधी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो समझ आ गई थी, लेकिन यूएन की रिपोर्ट समझने में उन्हें अपना हित नजर नहीं आया है। लेकिन उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से बात कर बांग्लादेश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और उसके बाद यूएन की इस रिपोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के दावों को सही साबित कर दिया है। करेंगे इससे पर चर्चा, जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हुई हिंसा पर यूएन की रिपोर्ट ने बड़ा दावा किया है। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बांग्लादेश में हुई हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय यूएनएचसीआर ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा कि 16 जुलाई से 11 अगस्त के बीच बांग्लादेश में अशांति के दौरान हिंसक घटनाओं में लगभग 650 लोग मारे गए। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर अनावश्यक बल का प्रयोग किया, जिसके बाद भीड़ हिंसक हो गई और प्रदर्शनकारियों ने ढाका की सड़कों पर अपना कब्जा कर लिया। बांग्लादेश में हालिया विरोध प्रदर्शन और अशांति का प्रारंभिक विश्लेषण शीर्षक वाली 10 पृष्ठ की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अनावश्यक और अनुपातहीन बल का प्रयोग किया। इसके मजबूत संकेत हैं जो आगे की स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं। यूएन ने कहा कि कथित उल्लंघनों में न्यायतर हत्याएं, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां और हिरासत, जबरन गायब करना, यातना और दुर्व्यवहार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा पर गंभीर प्रतिबंध शामिल हैं। रिपोर्ट में कानून और व्यवस्था की तेजी से बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही आगे की जानमाल हानि, हिंसा और प्रतिशोध की कार्रवाई को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वॉल्कर तुर्क ने कहा, बांग्लादेश में परिवर्तन ये सुनिश्चित करने का एक मौका था कि शासन अधिकारों और कानून पर आधारित हो।
आगे आने वाला बदलाव देश की संस्थाओं में सुधार, उन्हें पुनर्जीवित करने, मौलिक स्वतंत्रता, नागरिक स्थान को बहाल करने और बांग्लादेश में सभी को भविष्य के निर्माण में हिस्सा देने का एक ऐतिहासिक अवसर प्रस्तुत करेगा। कहा, उल्लंघनों के लिए जवाबदेही और पीड़ितों के लिए न्याय आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही एक राष्ट्रीय उपचार प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने यूएन जांचकर्ताओं को उनके निष्कासन के साथ हुई हिंसा की जांच करने के लिए आमंत्रित किया है। 84 वर्षीय यूनुस पिछले सप्ताह यूरोप से लौटे हैं और एक अस्थायी प्रशासन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक सुधारों को आगे बढ़ाने की चुनौती का सामना कर रहा है। इससे पहले शुक्रवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोन पर बात की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार ने मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, संरक्षा का आश्वासन दिया। बता दें कि बांग्लादेश में कई दिनों की अशांति और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ। मोहम्मद यूनुस ने देश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद मोहम्मद यूनुस को बधाई दी थी और बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका आपसे परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अवरल मलिक जुड़ गए हैं, चंद्रमोहन जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के वो जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ एच.एस. रावत जुड़ गए हैं और हाजी नजीम मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले अविरल जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से यूएन की तरफ से अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है, इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जब तमाम तरह की घटनाएं होती है तो यहाँ पर हर किसी की आवाज तो आती है, लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टी की आवाज नहीं सुनाई देती है। इस पर हम सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया लेंगे, तमाम मेहमानों से भी प्रतिक्रिया लेंगे, फिर खास तौर से विस्तार से चर्चा करेंगे। जी देखिए, जहां तक बात है बांग्लादेश के विषय की, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का रवैया रहा वो सबको नजर आ रहा है। चाहे वो राहुल गांधी की बात हो, प्रियंका गांधी की बात हो या सोनिया गांधी की बात हो, इनके द्वारा दो शब्द इस विषय पर नहीं कहे गए। इस प्रकार से इंडी गठबंधन के लोग इस विषय पर नहीं बोले, उसका एकमात्र कारण जो है वो इनका वोट बैंक है, क्योंकि इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। इन्हें वोट बैंक का डर सताता रहता है, क्योंकि इन्हें 20% वोट ही केवल और केवल चाहिए, बाकी लोगों का इन्हें वोट नहीं चाहिए। जबकि ये बात सेकुलरिज्म की करते हैं, लेकिन सेकुलर सिविल कोड पर भी ये कुछ नहीं बोलते हैं। और जिस तरीके से ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो बांग्लादेश के हिंदुओं के विषय पर ये कभी कुछ नहीं बोलते हैं। जिन्हें प्रताड़ित किया गया था उन विषयों पर ये नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। इन्हें अपना मुस्लिम वोट बैंक सबसे पहले प्यारा है। इन्हें इंसानियत प्यारी नहीं है, इन्हें मानवता प्यारी नहीं है। इन्हें केवल अपना वोट बैंक दिखता है और स्वार्थ है सर्वोपरि कांग्रेस का एकमात्र रवैया और नारा है। और जिस तरीके से देश के अंदर नफरत का माहौल एक प्रकार से क्रिएट करने का कार्य किया जाता है, मुख्य रूप से कांग्रेस के लोगों के द्वारा, जिस प्रकार से पूर्व में इनके द्वारा भगवान राम का अपमान किया गया था, तो वही लोग हैं ये जो लोग हैं, और ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उनकी सरकार के दौरान अनेक दंगे हुए, अनेकों माफिया पलते गए, ये वही लोग हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपना वोट बैंक चाहिए था। इसीलिए अतीक अहमद को इन्होंने पनपने दिया था, यदि समाजवादी पार्टी की बात की जाए। इसीलिए इन्होंने मुख्तार अंसारी को पनपने दिया था, क्योंकि इन्हें वोट बैंक प्यारा है। ठीक है, अविरल जी लौटूंगी आपके पास। सबसे पहले मेहमानों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चंद्रमोहन जी, आपके पास आते हुए, यूएन रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यूएन ने भी ये कह दिया है कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन्हें खास तौर पर टारगेट किया गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी मेरी प्रतिक्रिया से पहले जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने अपनी सारी प्रतिक्रिया दे दी देश के अंदर। क्योंकि अगर एक बच्ची के साथ बलात्कार होगा तो वो उसमें भी हिंदू मुस्लिम ढूंढेंगे, और अगर एक देश के अंदर एक होगा तो उसके अंदर भी वो हिंदू मुस्लिम ढूंढेंगे, और फिर वो कांग्रेस के ऊपर 20% वोटों की राजनीति करेंगे, लेकिन अपनी 80% वोट की राजनीति के ऊपर उनके मुंह में दही जम जाएगी।
अरे देश के अंदर 100% लोग रहते हैं, 145 करोड़ जनमानस रहता है, हिंदुस्तानी रहता है, भारतवासी रहता है, हम वतन रहता है, सब धर्म के लोग रहते हैं। तो आपकी जबान पे क्या छाले पड़ जाते हैं अपने देश के वासियों को पूरे वतनवासी कहने में? अगर हम इस बात के लिए बात कहते हैं, देश का विपक्ष अपने देश के वतन के नागरिकों को वतन प्रस्त कहता है और हिंदुस्तान के हर नागरिक को हिंदुस्तानी कहता है, तो क्या अपराध करता है? और देश के प्रधानमंत्री लाल किले के ऊपर फिर गला फाड़ फाड़ के क्यों चिल्लाते हैं? हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो सबका साथ सबके विकास की बात क्यों करते हैं? और उनके नेता और प्रवक्ता आके उनकी किसी भी डिबेट के अंदर पहले उनका सबसे शब्दार्थ हिंदू मुस्लिम से शुरू होगा और उसके लिए भी कांग्रेस को कसूरवार ठहराया जाएगा। तो 10 साल से आप क्या हिंदुस्तान को मंदिर समझ के छाना और डबली बजा रहे थे? तब से आपको 10 साल गुजर जाने के बाद 15वें साल के अंदर देश की जनता ने सरकार दी, अल्पमत की, अभी तक आपसे ये साचा और ढांचा ठीक नहीं हुआ। 5 साल मांगे थे आपने, तो 10 साल पूरे दिए सरकार को देश की जनता ने फुल मेजोरिटी में, और अब फिर दिए। उसके बाद भी आपको कांग्रेस याद आती है तो आप रिजाइन कर दीजिए, पूरे लोग आपके खुद के समेत। हम संभाल लेंगे देश के अंदर और इस तरह के वातावरण की चंद्रमोहन जी फिलहाल तो यूएन रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया चाहिए। घेरने के लिए तो आपके पास पूरा रिपोर्ट जो डिबेट है वो सामने पड़ी है। यूएन रिपोर्ट के लिए देश की सरकार और देश का वित्त मंत्री, देश की विदेश नीति जवाब देगी, और इस जवाब के लिए उसको इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए देश के नागरिकों से जवाब देना चाहिए कि वो हिंदू हिंदू चिल्लाते रहते हैं, तो उनके रहते हुए उनके पड़ोसी देश के अंदर हिंदुओं के साथ इतना दुराचार क्यों हुआ, और उन्हीं के प्रधानमंत्री को अपने पास रखने के बाद भी उन्हीं के नागरिकों ने देश के उनके हिंदुओं को क्यों मारा? तो फिर हाँकना बंद कर देना। ये तो मैं प्रश्न खड़ा कर ही रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड आप लोग शांत हो जाइए। सबसे पहले प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर आप लोगों के पास लौटूंगी। विपक्ष की भी कुछ भूमिका होती है चंद्रमोहन जी, विपक्ष की भूमिका पर भी हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो लाल किला से वहां के जो हिंदू हैं उनको लेकर भी चिंता उन्होंने जाहिर की थी। विपक्ष की भूमिका पर भी हम लौटेंगे और आपके पास बात करेंगे। हमारे साथ हाजी नजीम जी भी जुड़े हुए हैं, आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। हाँ दिव्या जी, देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश के बारे में बातें हो रही है, तो देखिए हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए और देखिए भारत सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों को पीड़ित किया जा रहा है वो अपना इंटरफेयर करे, ताकि वहां पे हिंदू भाई सुरक्षित रह सके। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू भाइयों को लेकर हाजी नाजिम और चंद्रमोहन जी तो चिंतित है, लेकिन भारत के अंदर मुसलमानों को बांग्लादेशी या रोहिंग्या कहकर उनकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी जाती है। उनके घर पे अभी तक कोई भी बुलडोजर नहीं चला है। अगर उनकी जगह कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति होता, अगर वो इस तरीके के जो साहस करता है या हरकत करता है, तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता। लेकिन बांग्लादेश और रोहिंग्या के नाम पर गरीब मुसलमानों की झुग्गियां तोड़ना, ये कौन सा बड़ा इंसाफ है? और फिर अभी तक उनके बाद किसी ने अभी तक उनकी सुध नहीं ली, किसी ने उनको मकान बना के नहीं दिए। लेकिन हाँ, भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो बुलडोजर चलता है वो अभी तक इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला। और दूसरी बात ये, अभी जो मेरे भाजपा के प्रवक्ता बार बार अगर कह रहे थे तो मैं इनको मणिपुर की भी याद दिलाते, मणिपुर को ये भूल गए क्योंकि मणिपुर भारत का हिस्सा है। और दूसरी बात, हाँ सुन लीजिए अवरीन जी, आपने जब बांग्लादेश की बात करी, हाजी नाजिम को वहां के पीड़ित व्यक्तियों की बड़ी चिंता है। तो कोलकाता के अंदर जो एक नर्स डॉक्टर के साथ हुआ, उसके लिए हाजी नाजिम ने भी आवाज उठाई, सबने आवाज उठाई। लेकिन उत्तराखंड के अंदर एक डॉक्टर नर्स के साथ जिस तरीके की हरकत हुई, उसके लिए अभी तक आवाज नहीं उठाई है, क्योंकि वो डॉक्टर नर्स मुस्लिम थी, इस वजह से शायद उसके लिए आवाज नहीं उठी है। लेकिन हम लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारा रखते हैं और सबके लिए आवाज उठाते। लेकिन दुख जब होता है कि भारत के अंदर हम लोगों को ये कहा जाता है कि हाँ जी, कि आपकी वोट तो चाहिए, लेकिन हम आप लोगों को कभी भी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देंगे, आपकी सुनवाई नहीं करेंगे, सबका साथ सबका विकास की बात तो करेंगे, लेकिन आपके साथ में खड़े नहीं होंगे। तो हम लोगों को जब दुख ठीक है हाजी नाजिम जी, आपके सवालों का जवाब भी हम ले लेंगे। बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एचएस रावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हिंदू धर्म गुरु हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, देखा कि आपने किस तरीके से यूएन के द्वारा भी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं को वहां पर जो अल्पसंख्यक है उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? दिव्या जी, सबसे पहले तो मैं हाजी नाजिम साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहली बार किसी चैनल पर एक मुस्लिम स्कॉलर ने हिंदुओं की तकलीफ को समझाया। और दूसरी चीज, पहली बार यूएन ने ये इस तरह का व्याख्यान दिया है, वक्तव्य दिया है कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं।
नहीं तो आज तक तो कभी कोई हिंदुओं को अपने खाते में गिनता ही नहीं था पूरे विश्व के अंदर। हमेशा से ये प्रॉब्लम्स रहती थी कि किस तरीके से, यानी उनको तो बाईपास कर दिया जाता था, ये सिचुएशंस लगातार रहती थी। आज पहली बार यूएन ने ये बात उठाई है कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। तो ये कम से कम काउंटिंग तो हुई हिंदुओं की, नहीं तो 1 लाख के साथ कोई हादसा हो जाए तो यूएन में हंगामा मचता था 1 लाख या पहलू खान की वजह से। आज 650 से ज्यादा हिंदू वहां मारे गए, तब जाकर के यूएन की कम से कम आंखें खुली हैं, कान खुले हुए हैं, तो उनको समझ आया है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या ये है दिव्या जी कि बांग्लादेश को अस्थिर करने में खाली शेख हसीना का नहीं है, यहाँ पर जो पाकिस्तान है उनकी जो एजेंसियां हैं, चाइना की जो एजेंसियां हैं, वो भारत को कमजोर करने के लिए दोनों तरफ से भारत को स्थिर करने की कोशिश है कि वहां किसी प्रकार से कट्टरपंथ आ जाए बांग्लादेश में, और पाकिस्तान में कट्टरपंथ है तो दोनों तरफ से हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं गजवा हिंदुस्तान के तहत इन्हें परेशान किया जा सकता है। ये एक इंटरनेशनल साजिश है और उसी के तहत टारगेट किया गया हिंदुओं को। अगर मान लो वहां पर उपद्रवी होना था तो वहां पर मस्जिदों पे भी हमला होते, वहां पर मुसलमानों की दुकानों पे भी हमला होते, दूसरे लोगों पे भी हमला होते। चुन चुन करके उन लोगों को मारा गया जो हिंदू थे। इसका मतलब वहां से उनका पलायन कराना, उनको वहां तकलीफ देना, उनको परेशानी में डालना, तो ये एक वहां की कट्टरपंथियों की सोच हुई है। और मैं धन्यवाद देता हूं फिर दोबारा से हाजी साहब को कि उन्होंने इस प्रकार की बात को समझा है। आज कम से कम हिंदुस्तान के मुसलमान अगर ये बोलते हैं कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो वहां वो सोचने पे मजबूर होंगे और निश्चित तौर पर उनको कहीं ना कहीं राहत की एक सांस मिलेगी। लेकिन एच.एस. रावत जी, देखा जाए तो जिस तरीके से हाजी नाजिम जी ने यह भी कहा कि भारत में जो मुसलमान हैं उनके घर तोड़े जा रहे हैं, रोहिंग्या बताकर घर तोड़े जा रहे हैं, जो कि हमने देखा है कि हमारे कानून में यह प्रावधान है कि जो आरोपी है, जिस पर कोई मुकदमा दर्ज है या जो किसी मामले में आरोपी है या फिर जो अनधिकृत तरीके से अपना मकान बनाता है उसका मकान तोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर यह आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि उनका घर तोड़ा जा रहा है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, हाजी नाजिम साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, निश्चित तौर पर अपनी बात तो अपना जो उनके अंदर दर्द है वो तो रखने का उनको अधिकार बनता है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम पहली बार किसी मुस्लिम स्कॉलर ने हिंदुओं के दर्द के लिए बांग्लादेश के खिलाफ एक आवाज उठाई है। मैं तो लगातार कहता रहा था कि चंद्रमोहन जी बोलें, ओवैसी साहब बोलें, बहुत सारे लोग बोलें, तो कहीं ना कहीं मानसिक दबाव वहां की सरकार पे पड़े। हमेशा रावत साहब हिंदू भाइयों के दर्द की बात करते हैं, लेकिन हम लोगों की दर्द की बात आज तक आप लोगों ने कभी नहीं करी है। लेकिन देखा जाए तो किसी भी मुस्लिम स्कॉलर की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं सामने आई। आप पहले ऐसे मुस्लिम स्कॉलर जो मीडिया चैनल पे बैठ के इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दिव्या जी, देखिए भारत का हर मुसलमान देखिए अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हुआ है। और देखिए घटना कहीं की भी हो, चाहे बांग्लादेश की हो या भारत की हो, हम लोगों की सबकी एक जिम्मेदारी होती है कि मानवता की बात करें। और जो मानवता की बात नहीं करता वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। तो देखिए हम लोग मानवता की इज्जत करते हैं, मानवता को रेस्पेक्ट करते हैं और मानवता की ही बातें करते हैं। तो मानवता की बात करते तो जिस तरीके से बांग्लादेश में घटना घट रही थी, इसके बाद किसी भी मुस्लिम स्कॉलर की तरफ से प्रतिक्रिया क्यों नहीं सामने आई? क्यों नहीं कहा गया कि हाँ, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए? आप तो पहले है ना हाजी नाजिम जो मीडिया चैनल पे बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ देखिए दिव्या जी, देखिए अगर बांग्लादेश के अंदर हिंदू भाई, मैंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ जो हो रहा है तो उसके साथ पूरा भारत खड़ा हुआ है। तो हाजी नाजिम भारतीय है, तो भारतीय होने के नाते हम लोगों को दर्द होता है कि हमारे किसी भी भारतीय भाई के साथ कोई भी ऐसी घटना ना करते, चाहे वो किसी भी देश में रह रहा हो। हम बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे, अगर अमेरिका में भी अगर हमारे हिंदू भाइयों के साथ कोई भी बात होती है तो हाजी नाजिम और मुस्लिम समाज वहां पर भी आवाज उठाएगा। लेकिन बात हमारा ये आता है कि हम लोग तो हिंदू भाइयों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन बदले में हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों की माउथ रीचिंग हो जाती है, चाहे अखलाक के नाम पे हो, चाहे तबरेज अंसारी के नाम पे हो, चाहे जुनैद नासिर को बोलेरो के अंदर जिंदा जला दिया जाता है उनके नाम पे हो, या फिर ट्रेन के अंदर एक वर्दी धारक हम लोगों को गोलियां। मलिक जी भी कुछ कह रहे हैं, मलिक जी का ऑडियो दीजिए थोड़ा। मलिक जी भी कुछ कह रहे हैं, बोलिए हाजी नाजिम जी, आप अपनी बातों को रखिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ट्रेन के अंदर एक वर्दी धारक हम लोगों को गोलियां मार देता और ये कहता है कि योगी जी और मोदी जी को आपको वोट देना होगा। देखिए जबकि लोकतांत्रिक मुल्क है, लोकतांत्रिक मुल्क में हर किसी को अधिकार है। पालघर में संतों की निर्मम हत्या हुई थी, उस विषय पर आप बोल दीजिए। पालघर की संतों की निर्मम हत्या चंद्रमोहन जी को भी याद नहीं रही शायद। और उसके साथ साथ
जब अयोध्या में 79 राम भक्तों पर गोलियां बरसाई गई थी, उस विषय पर ना चंद्रमोहन जी बोलेंगे, क्योंकि इंडी गठबंधन को तो यही डिफेंड कर रहे हैं चैनल पे, और ना हाजी साहब कुछ बोलेंगे। इस विषय पर भी तो बोलना चाहिए। ना देखिए सुन लीजिए, अगर सुन लीजिए, अगर किसी के सुन लीजिए, दंगा सुन लीजिए, दंगा होता है, दंगे जो उपद्रवी होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, कर्तव्य बनता है, आपको बोलना चाहिए, जिम्मेदारी बनती है उपद्रवियों पे अंकुश लगाने की। और बात रही है, सुन लीजिए, अब बात रही तो अब मैं बात आता हूँ महिलाओं के सम्मान की बात की। सुन लीजिए, हाथरस के कांड को हम लोग नहीं भूले, और देखिए उन्नाव के अंदर किस तरीके से हमारे बेटी के साथ हुआ। अरे सुन लीजिए, अरे मैं वही कह रहा हूँ, महिलाओं के हम सम्मान की बात करते हैं, क्योंकि बलात्कारियों के गले में लेकिन सेकुलरिज्म को ये लोग मानते नहीं है। इनके सेकुलरिज्म का केवल एक अर्थ है, हिंदुओं का विरोध करना है। ठीक है, सेकुलरिज्म का ये अर्थ है हिंदू विरोधी। ठीक है, एक सेकंड, आप दोनों की आवाज मर्ज हो रही है, हम एक एक करके सुन लेते हैं। नाजिम जी अभी बोल रहे हैं, नाजिम जी को सुन लेते हैं, फिर आपके पास लौटूंगी मलिक जी। नाजिम जी बोलिए। हाँ दिव्या जी, देखिए मैं ये कहता हूँ कि भारत के अंदर इस वक्त का जो माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। सरकार के दावे थे कि बेटियां सुरक्षित रहे। दिव्या जी देखिए, आप भी भारत की बेटियां, हाजी नाजिम चाहता है कि आप भी सुरक्षित रहे और अपने यहाँ पे बिल्कुल फ्रीडम अपने रहे। अगर सड़क पे भी आप अकेली चले तो लगे कि हाँ भारत के अंदर चल रही है, लेकिन आज भारत के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है। हाजी नाजिम को बड़ा दुख हो रहा है, चाहे वो निर्भया पहला वाला केस हो या अब निर्भया 2 के नाम से कोलकाता का नाम जो दिया जा रहा है बेटी का, वो। और देखिए मैं तो नाजिम जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप निर्भया की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप संदेश खाली की भी बात करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ दिव्या जी देखिए, संदेश खाली की भी बात करूंगा, मैं मणिपुर की बात भी करूंगा जहां हमारी बहन को निर्वस्त्र घुमाया गया। तो देखिए हाजी नाजिम ना हर वक्त हर समय महिलाओं के सम्मान की बात करी और महिला की सुरक्षा की बात आपके चैनल और चैनल के माध्यम से भी हमेशा करता रहा हूं। और देखिए सीधी सी बात एक और मैं ये कह देता हूँ, देखिए हाथरस की भी बात ही करी, और देखिए मैंने पहलवान बेटी जो दिल्ली में जंतर मंतर पर थी, जिन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला, लेकिन फिर भी उस बेटी ने इस देश का नाम रोशन करा। हम फक्र महसूस करते हैं उन बेटियों पर कि इतना होने के बाद भी मुल्क का नाम रोशन करते हैं। आप महिला सुरक्षा को, जी ठीक है, कहीं ना कहीं आप महिला सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के जो सवाल हैं वो केंद्र सरकार पर उठा रहे हैं और महिला सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को सख्त होने की बात कर रहे हैं। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ चंद्रमोहन जी भी जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, आपके पास आते हुए, आप चंद वोट बैंक के लिए आप यहाँ पर हिंदू विरोधी हो गए हैं। आपकी सोनिया गांधी को, आपकी जो पार्टी के हाईकमान है सोनिया गांधी, उनको तो सभापति की टोन बहुत समझ आती है, लेकिन यहाँ पर सभापति की टोन से वो अलग जेस्चर को समझने की कोशिश करती है, लेकिन जेस्चर तो समझ लेती है, लेकिन चीखें उन्हें सुनाई नहीं देती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर इतने हिंदुओं की हत्या हुई, इस पर एक भी प्रतिक्रिया आपकी पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से नहीं। देखिए देवी जी, पहले तो मैं आपकी पूरी बात का विरोध करता हूँ। आप जैसे पत्रकार को इस तरह का एक पक्ष को छोड़ के एक पक्ष के ऊपर विचार रखना शोभनीय नहीं है। यही चंद्रमोहन जी, आपके विरोध करने से मेरा कुछ नहीं होना है, आपके विरोध करने से मेरा कुछ नहीं होना है। जहां आप गलत होंगे, जहां आपकी पार्टी के जो हाईकमान है उनकी तरफ से अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आएगी तो आप प्रवक्ता है और मैं एंकर हूं, मेरा काम है सवाल करना, मैं सवाल करूंगी। आपकी बत्ती जल गई, मैंने शुरू नहीं किया बोलना, आपने बर्नर जला लिया अपना। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मैं तो बड़े सभ्यता के साथ बात कर रहा हूं। मैंने तो ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करा जिसमें आप चिंगारी बन जाए। देखिए मैंने क्या बोला कि आप जैसे, तो आप नहीं बताएंगे ना शोभा देता है क्या, शोभा देता है क्या, शोभा नहीं देता है? अगर आपके पार्टी के पदाधिकारी की तरफ से, अगर आपके पार्टी के नेतृत्व की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आएगी यहाँ पर सैकड़ों मौतों पर, तो सवाल तो उठेगा ना। मेरे शब्द आपके लिए कहीं भी अपमानित और कहीं भी द्वेषपूर्ण नहीं है, उसको आप उस तरह से मत लेके जाइए। आप एक मात्र शक्ति है, इसलिए मुझे उसी तरह से बात करनी पड़ रही है जो मुझे करनी चाहिए। अब मेरी को बोलने दीजिए आप। देखिए आप जैसे पत्रकार को शोभित नहीं देता, ये मेरा कहने का तरीका था, मैंने कह दिया। आपको बुरा लगता है तो आप उसको बुरा मानिए, और अब मेरे को बुरा क्यों लगा उसका कारण बता देता हूँ कि मैं हिंदू और मैं एक पार्टी के साथ बिलोंग करता हूँ। आप मेरी पार्टी के नेता के बारे में कहे और मैं आपकी बात को आप ही की तरह प्रतिकार ना करूं तो फिर आप कहोगे कि हम प्रतिकार क्यों करते हैं। तो ये आपका तरीका है, मेरा नहीं है। मैंने आपकी बात का प्रतिकार नहीं करा, आपको बात बोली।
जब देश के अंदर दोनों तरफ की बातों को बैलेंस करके करा जाएगा। नहीं कर जो सकते। बात रावत जी ने करी, जो हादी जी ने करी, क्योंकि देश सबका है और सोनिया सबके गांधी देश की राहुल बनावट गांधी के अंदर खामोश क्यों है? सोनिया गांधी राहुल गांधी खामोश क्यों है? बांग्लादेश में हिंदुओं देश की के हत्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हैं क्या? अगर क्यों? उनको विपक्ष देश की कोई जनता ने भूमिका नहीं सम्मत होती दिया है क्या? तो चंद्रमोहन उनके जी, रहते विपक्ष हुए की कोई देश के भूमिका अंदर नहीं होती हिंदुओं है के क्या? साथ विपक्ष की अत्याचार कोई हो, भूमिका तो नहीं होती है हिंदू क्या? के लिए नेता फांसी प्रतिपक्ष है ना भाजपा। आपके राहुल गांधी, तो उनकी भाजपा कोई राजनीति भूमिका नहीं राहुल है? गांधी को छोड़ दीजिए आप। राहुल गांधी को छोड़, नरेंद्र मोदी और भाजपा चुप क्यों बैठी है? नरेंद्र मोदी ने लाल किला से जो ऐलान किया, लाल किला से जो उन्होंने बात कही, क्या आपके कान तक वो बात नहीं पहुंची क्या? क्या आपके कान तक वो बात नहीं पहुंची? विरोधी है, सनातन विरोधी है, हिंदुओं को साथ दुर्व्यवहार करने के बाद उसकी राजनीति करती है 80-20 की। ये मेरा उदाहरण और मेरा आरोप आपके है। पार्टी के सिद्ध कर रहा नेता हूं मैं। चुप क्यों है अगर इस मुद्दे बांग्लादेश पर? में हजारों चंद्रमोहन जी, हिंदू जवाब मारोगे, चाहिए कि आपके एक पार्टी के नेता ताकतवर क्या सरकार वोट का बैंक के लिए नेतृत्व चुप रखने है? वाले देश के क्यों उन्हें हिंदू प्रधानमंत्री, महिलाएं की चीख सुनाई भारत नहीं सरकार, देती? भाजपा क्यों के हिंदू नेता, महिलाओं के साथ जब यहाँ पर प्रवक्ता बांग्लादेश में रहते गलत हो हुए- रहा है तो उनकी चीख नहीं सुनाई देती रहते आपकी हुए पार्टी के हिंदुओं नेताओं के साथ क्यों को? उन्हें बस दुष्कर हुआ? सभापति हिंदी का बच्चों टोन के साथ समझ क्यों आता है। बलात्कार हुआ? सिर्फ टीवी में बैठ के मुस्लिम चिल्लाओगे? सिर्फ टीवी में बैठ के? और आप जैसे लोग भी उनका साथ देंगे इसीलिए क्योंकि आप लोगों की टीआरपी चाहिए होती है। आपको सच सुनना बर्दाश्त नहीं होता है क्या? आपको एक बहन एक मां जब होती है वो हिंदू मुस्लिम लगती है? उत्तराखंड के अंदर आज की जो एक टैनी डॉक्टर के साथ जो बलात्कार का केस है, क्या उसमें भी हिंदू मुस्लिम ढूंढेंगे आप? फिर वही बात, फिर वो हम बोलेंगे तो आपसे बर्दाश्त। राहुल गांधी को चंद्रमोहन जी, छोड़ आपने दीजिए। देखा नहीं है क्या उत्तराखंड में जो घटनाएं हुई उसमें हमने आवाज नहीं उठाई क्या? देश की जनता ने सबसे राहुल पहले आप गांधी को चैनल को सत्ता नहीं दी मॉनिटराइज हुई है। कीजिए, फिर हमारे साथ देश जुड़िए। की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी हुई है। आपको प्रश्न उनसे पूछना है, राहुल गांधी से नहीं पूछना है। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और वो 3 बार से सत्ता के बाहर बैठे हुए हैं। कांग्रेस बाहर बैठी हुई है और छेना लेके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट देने के बाद वो तो सदन में बाहर बैठ के बैठी है छेना तो बजा रहे हैं हिंडनबर्ग को और लेकर हिंदू जब मुस्लिम यूएन कर का रहे हैं। रिपोर्ट सामने आता है उसमें तो आप बहुत एक्टिव हो जाते हैं। हिंडनबर्ग को लेकर यूएन का जो रिपोर्ट सामने आता है उसमें आपके पार्टी के जो नेता है वो तो खूब एक्टिव हो जाते हैं, खूब जोरदार राजनीति करते हैं। लेकिन अब यही यूएन का रिपोर्ट जब बांग्लादेश को लेकर सामने आता है तो आपकी पार्टी के नेता पता नहीं कहाँ सोए आप हुए हैं। हिंदू समर्थक नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और हिंदू समर्थन जो होगा आप नहीं बताएंगे कि मैं कौन हूँ कौन नहीं। आप नहीं बताएंगे चंद्रमोहन जी। गांधी के लिए अपने सवालों से मत भागिए, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। लेके न्यूज को करना, राहुल गांधी के बारे में बताने का चंद्रमोहन जी, यहाँ पर आप मेरी आलोचना करने के लिए नहीं आए बल्कि आप जवाब देने के लिए आए गांधी के लिए हम वोट मांग रहे हैं। आप जैसों की झूठ नहीं है और देश की जनता दे देगी वोट। अविरल मलिक बताइए। तो आप जैसे चैनल तमाम तरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, बताइए। चंद्रमोहन जी को जवाब नहीं देना है, चंद्रमोहन जी को बस आलोचना करना है। अगर ये हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं तो कम से कम ये यासीन मलिक मुर्दाबाद ही करते चले। इस तस्वीर को देख ले, 17 फरवरी 2006 की ये तस्वीर है। इस तस्वीर के विषय पर चंद्रमोहन जी आप क्या बोलेंगे? क्यों नहीं करना चाहते आखिर आप? विश्व हिंदू परिषद के जो आपके वाराणसी के 3 लड़कों ने बलात्कार किया था, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ घूम रहे थे, आतंकवादी के मुकाबले तो कम से कम बोलिए उनका क्या किया आपने? ठीक है, और ठीक है, ठीक है। आप जी ठीक है, अविरल मलिक जी आप हमारे साथ, चंद्रमोहन जी, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे। लौटूंगी आप सभी के पास। यहाँ पर वक्त एक छोटा सा ब्रेक का। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। अविरल मलिक जी आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी डंका बजती है। हमने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश में जब इस तरह की घटना घटी और इस तरीके से हिंसा फैला तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास फोन आता है मोहम्मद यूनुस का और वहां पर बात करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कूटनीति भी काम आता है। यूनुस ने इस बात का आश्वासन भी दिया कि अब यहां पर जिस तरीके से घटना घटी है, हिंदू जो है वो सुरक्षित होंगे, उनको जो सुरक्षा है वो प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री की कूटनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्पष्ट संदेश दिया गया कि किसी भी प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। इसका निश्चित रूप से बड़ा असर हुआ है और जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा यह नहीं स्वीकारा जा रहा है, नहीं माना जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जिस तरीके से यूएन की बात है तो यूएन के विषय पर चंद्रमोहन जी क्या बोलेंगे? क्या आप ये यूएन को भी कहेंगे कि यूएन हिंदू हिंदू कर रहा है? जिस प्रकार से इनके द्वारा कहा गया केवल आप हिंदू हिंदू कर रहे हैं, तो क्या यूएन के ऊपर भी यही आरोप लगाएंगे? तो दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया बिल्कुल अनुचित है। ये वे लोग हैं जो कहा करते थे कि सबसे पहला अधिकार इस देश के संसाधनों पर
मुसलमानों का है। ये वही लोग हैं जो कुछ नहीं बोलेंगे मुजफ्फरनगर दंगों पर, कवाल कांड पर। ये वही लोग हैं जो पालघर में संतों की निर्मम हत्या पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये वही लोग हैं जो धीरज साहू पर कुछ नहीं बोलेंगे और भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाएंगे। ये वही लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग वही लोग हैं जो जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार में विश्वास रखते हैं। जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के अलावा इन्हें कुछ भी नजर नहीं आता है। और जिस तरीके से ये हिंदुओं में फूट डालना और किस प्रकार से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इनके द्वारा चलाई गई वो सबको मालूम है। 60 साल इस देश में इनकी सरकार रही। 60 साल में इन्होंने केवल और केवल यदि कुछ किया तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य किया। बोफोर्स घोटाले से 2G तक बात कर ली जाए, 2G से कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ से नेशनल हेराल्ड स्कैम, तो अनेकों घोटाले इनके द्वारा जिस प्रकार से किए गए, वोट के बदले नोट घोटाले की यदि बात की जाए, उसके बाद जिस अविरोध जी की बात अविरोध जी की बात में मैं काउंटर करना चाहूंगा। दिव्या जी, आप मुझे टाइम देना। जी बताइए बताइए। नहीं, सुन लीजिए, देखिए, हाँ, कांग्रेस हाँ, पार्टी हाँ, के एक सेकंड, अब्दुल मलिक जी सुन लेते हैं हाजी नाजिम जी को भी, फिर उनका भी जो सवाल होगा उसका भी आप जवाब दीजिएगा। बोलिए नाजिम जी। मैं पहले दिव्या जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता अपना थोड़ा सा ना तैयारी करके बैठा करें। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये तैयारी करके तो बैठता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी बातें करते। ये बता दीजिए किसने कहा था कि भारत के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमान का, ये कहाँ कौन सा बयान है? अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल हुआ था, सुन लीजिए। अरे अल्पसंख्यक कौन है भाई? अल्पसंख्यक सिख भी है और बौद्ध भी है, ये सब अल्पसंख्यक है, मुस्लिम नहीं है। हाजी नाजिम को तभी आपत्ति है, हाजी नाजिम को मुसलमान नहीं है उस श्रेणी में। मैं तो यही पूछ रहा हूं। अरे सुन लीजिए, हम भारतीय हैं, लेकिन आप लोग है ना अल्पसंख्यक के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी को जो टारगेट करने का नाटक करते हैं उसको बंद कर दीजिए। अभी आप ही के नेता क्या कहते थे कि हिंदू भाइयों तुम्हारी जमीनों को छीन कर ज्यादा बच्चे वालों को दे दी जाएगी। इस तरीके का भ्रम भारत के अंदर आप लोग फैला रहे और बात करते हैं कि सबसे ज्यादा संसाधनों में मुसलमानों का आकर इस तरीके का झूठ मत फैलाइए। हम आपसे ये कहते हैं कि आपने मलिक जी बोलिए, आप अपनी बातें देने का वादा किया था। हाँ दिव्या जी, इन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा किया था। बताइए, आज आपको लगभग 10 साल चौकट हो गया, आपने कितनों को नौकरियां दी? आपने भारत के अंदर स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था। बताइए, एक भी स्मार्ट सिटी आप गिनवा दीजिए। और आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात करी थी। बताइए, अगर एक भी महिला सुरक्षित हो। अभी उत्तराखंड के अंदर एक जो अभी नर्स का नाम आया था, वो मुस्लिम नर्स थी, जिसको बड़ी बेदर्दी के साथ उसके साथ रेप किया, उसको मार भी दिया और पकड़ा। उसके बरेली का जो बंदा था वो दोषी था, उसके खिलाफ एक्शन हुआ। मैं योगी जी को बड़े मुबारकबाद देता हूँ कि योगी जी बहुत अलर्ट है इस चीज पर। तो मैं योगी जी से फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके का माहौल है, असामाजिक तत्व, अराजक तत्व बनाना चाह रहे हैं। नाजिम जी, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। मलिक जी आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। मलिक जी बोलिए। जी देखिए, पहली बात जो मैंने मुसलमानों के विषय पर कहा, अगर अल्पसंख्यक कहा गया था तो क्या उस अल्पसंख्यक मुसलमान नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, अभी बीच में आप मत बोलिएगा, जब आपका समय आएगा बोल लीजिए। अब सुनिए, देखिए जिस तरीके से आपने दूसरी मैं ये कह रहा हूँ अविरुल जी, अल्पसंख्यक भारत के हिंदू भाइयों के पास उसकी आबादी है मुस्लिम। अगर जब आप अल्पसंख्यक का नाम लेते हैं, अगर मुसलमान का नाम लेकर आप अल्पसंख्यक है तो उसमें सिख भी है, उसमें बौद्ध भी है और जो कम्युनिटी है वो है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का नाम लिया। मुझे उसी शब्द पे आपत्ति हुई दिव्या जी। तभी कहता हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता तैयारी करके नहीं। ठीक है नाजिम जी, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, आपने सवाल बहुत सारे किए हैं, जवाब ले लेते हैं। मलिक जी बताइए। देखिए, इन्होंने तैयारी करने और ना करने की बात की, तो इन्हें यह भी याद नहीं होगा किस साल में कहा गया था और किस सन में बयान दिया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा। इसीलिए तैयारी की आप बात छोड़िए, 2006 का बयान है, अब सुन लीजिए। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य किया गया, ये कह रहे हैं मुसलमानों के लिए नहीं किया गया, या ये जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विकास ना करने के आरोप लगा रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, सवर्ण आरक्षण दिया, राम मंदिर निर्माण योगी जी की सरकार के कारण संभव हो सका, क्योंकि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का इशू उत्तर प्रदेश में क्रिएट नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट को भी मैं इस विषय पर धन्यवाद देना चाहूंगा। और जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण से लेकर 3 तलाक बिल तक की आप बात कर लीजिए, 370-35 को हटाने की आप बात कर लीजिए,
जल शक्ति मंत्रालय के गठन की आप बात कर मलिक लीजिए। जी, ये मलिक भारतीय जी, जनता सरकार पार्टी की के कारण उपलब्धियां संभव बाद हो में सका। गिनवा लेंगे, सरकार की उपलब्धियां बाद में गिनवा लेंगे। अभी नाजिम जी ने जो सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए कि उत्तराखंड में जिस तरीके से नर्स की निर्मम हत्या हुई और महिला नर्स जो थी वो मुस्लिम थी, उसके साथ जिस तरीके से हत्या हुई, उस पर आप लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, ऐसा आरोप है नाजिम जी का, तो इसका जवाब दीजिए। देखिए, जो भी कार्रवाई करना आवश्यक होता है वो निश्चित रूप से की जाती है। हम हिंदू और मुसलमान के आधार पर कभी कार्य नहीं करते। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा गया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे को हम चरितार्थ करते हैं। और जिस तरीके से जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान की बात मोदी जी के द्वारा कही गई, उस राह पर चलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा और भाजपा की राज्य सरकारों के द्वारा किया जा रहा। उत्तर प्रदेश में एक भी महिला असुरक्षित नहीं है, सभी महिलाएं सुरक्षित है उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए। और सभी हाथरस भूल गए आप, उन्नाव हाथरस भूल गए आप, उन्नाव की बेटी भूल गए। अरे नहीं, आप क्यों छोड़ रहे हैं सर? आप क्यों इतना सरासर छोड़ बोल रहे हैं महिलाओं को लेकर? ये बता दीजिए। मैं योगी जी की तारीफ करता हूँ, मैं योगी जी की तारीफ करता हूँ, उनके बहुत ज्यादा टाइट है, बिल्कुल मैं योगी जी की तारीफ करता हूँ। चैनल पर आकर छोड़, आप चैनल पे आकर छोड़ बोलिए, हमारे ऊपर आरोप लगा दो, उनके ऊपर आप कुछ बोलिए जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी, जिन्होंने संविधान की हत्या की, ठीक है, जिन्होंने लोकतंत्र का जनाजा निकाला था। ठीक है मलिक जी, एक सेकंड, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नाजिम जी आप भी शांत हो जाइए। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी जुड़े हुए हैं, एच.एस. रावत जी आपके पास आते हुए, जिस तरीके से राजनीति इस पूरे मामले पर तेज है, लगातार बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से हिंदू जो बांग्लादेशी हिंदू हैं, जो प्रताड़ित हिंदू हैं, उनको लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही है, वहां पर आश्वासन भी दिया जा रहा है, फोन पर भी बातें की जा रही है। आप हिंदू धर्म गुरु हैं, आप बांग्लादेश में जो पीड़ित हिंदू हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे टीवी चैनल के माध्यम से? शाहीन बाग में जो विरोध किया गया था वो उसी कानून का विरोध था, क्योंकि पता है हिंदुस्तान की सरकार को इस बात का एहसास है कि हमारे चारों तरफ हिंदुओं को परेशान किया जाता रहा है, और जब उनको वहाँ तंग किया जाता है, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो भाग करके वो हिंदुस्तान की तरफ ही आते हैं। इसलिए वहाँ कानून बनाया गया और उस कानून का विरोध शाहीन बाग में बहुत खुल करके उन्होंने किया, उपद्रव भी किए। अगर आज वो स्थिति ऐसी पैदा हुई है बांग्लादेश के अंदर, तो वो सब लोग हिंदुस्तान के बॉर्डर की तरफ भागते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर आज मैं यूएनओ को यही धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके संज्ञान में ये बात आई है। क्या आज कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अलावा जहां जहां भी हिंदू हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे कहीं पर भी हैं, उनके साथ भी अत्याचार होते हैं, तो उनके लिए वो कानून बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं तो सभी पार्टियों से मिलकर के यही कहूंगा, सबसे पहले हिंदुओं को बचाना सभी पार्टियों का कर्तव्य है, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे हाजी। लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है एच.एस. रावत जी की जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदू पर जब हमला होता है तो किसी भी विपक्षी पार्टी की तरफ से एक शब्द निकलकर सामने नहीं आता है, ना ही मुस्लिम स्कॉलर की तरफ से कोई बातें कही जाती है। हमारे साथ हाजी नाजिम जी टीवी चैनल पर जुड़े थे, उन्होंने बातें कही। पहला मुस्लिम स्कॉलर मैंने देखा कि जिन्होंने टीवी चैनल पर जुड़कर उन्होंने ये कहा कि हमारे जो हिंदू भाई है वो सुरक्षित होना चाहिए, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। लेकिन ये पहले ऐसे मुस्लिम स्कॉलर हैं जो इस पर प्रतिक्रिया उन्होंने दी। यूएन रिपोर्ट जब सामने आता है हिंडनबर्ग को लेकर, तो तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं, बयानबाजी है, सियासत है, वो शुरू हो जाती है। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर जब यूएन रिपोर्ट सामने आता है तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पर नेता प्रतिपक्ष तो छोड़िए, किसी भी विपक्षी पार्टी की तरफ से कोई भी बयान निकलकर सामने नहीं आता है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, चंद्रमोहन जी जो कांग्रेस प्रवक्ता है वो भी जुड़े हुए थे, एच.एस. रावत जी भी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ हाजी नाजिम जी भी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए थे, अविरल मलिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए। रणक्षेत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।